अध्याय 24 भारत और संयुक्त राष्ट्र। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई है? पहला, अनुच्छेद 5, दूसरा अनुच्छेद 6, तीसरा अनुच्छेद 7 या चौथा अनुच्छेद 8। सही विकल्प है तीसरा, अनुच्छेद 7। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं? पहला, प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया, दूसरा JS दीपक, तीसरा गौरव कुमार या चौथा संजय मिश्रा। सही विकल्प है दूसरा, JS दीपक। तीसरा, यूनेस्को की स्थापना की गई थी? पहला, 1 नवंबर 1946 को, दूसरा 14 नवंबर 1946 को, तीसरा 4 नवंबर 1946 को या चौथा 10 नवंबर 1946 को। सही विकल्प है तीसरा, 4 नवंबर 1946 को। चौथा, CTBT संगठन की स्थापना की गई थी? पहला 1975 में, दूसरा 1976 में, तीसरा 1977 में या चौथा 1978 में। सही विकल्प है तीसरा, 1977 में। पांचवा, जून 2016 में भारत किस समूह का हिस्सा बना है? पहला MTCR, दूसरा NSG, तीसरा G8 या चौथा इनमें से किसी का नहीं। सही विकल्प है पहला, MTCR। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि रिक्त स्थान रंग की है? उत्तर, हल्के नीले। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज में रिक्त स्थान की 2 खुली शाखाओं के बीच विश्व का मानचित्र है? उत्तर, जैतून। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी को रिक्त स्थान कहा जाता है? उत्तर, सुरक्षा परिषद। चौथा, संयुक्त राष्ट्र दिवस रिक्त स्थान को मनाया जाता है? उत्तर, 24 अक्टूबर। पांचवा, सुरक्षा परिषद का प्रथम शिखर सम्मेलन रिक्त स्थान में हुआ था? उत्तर, जनवरी-फरवरी 1992। छठा, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का रिक्त स्थान सदस्य है? उत्तर, प्रारंभिक। सातवां, रिक्त स्थान का उद्देश्य शांति एवं सुरक्षा हेतु योगदान करना है? उत्तर, यूनेस्को। आठवां, यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल रिक्त स्थान का होता है? उत्तर, 6 वर्ष। नौवां, भारत 30 अक्टूबर 1945 को रिक्त स्थान का सदस्य बना? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ। 10वां, रिक्त स्थान को यूनेस्को ने 2007 में विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया है? उत्तर, ऋग्वेद। 11वां, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रिक्त स्थान को मनाया गया है? उत्तर, 21 जून 2015। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई? उत्तर, सत्य। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थित है? उत्तर, सत्य। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं? उत्तर, सत्य। चौथा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 प्रधान अंग हैं? उत्तर, सत्य। पांचवा, संपूर्ण विश्व में 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस तथा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर, सत्य। छठा, संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव है, जिसकी नियुक्ति 5 वर्ष की समयावधि हेतु की जाती है? उत्तर, सत्य। सातवां, विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ? उत्तर, सत्य। आठवां, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है तथा स्विट्जरलैंड में है तथा वैसे वर्तमान महानिदेशक इथियोपिया के टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस हैं? उत्तर, सत्य। नौवां, भारत आणविक हथियारों को अधिकाधिक एकत्र करने का प्रबल हिमायती है? उत्तर, असत्य। 10वां, वर्तमान में आणविक युद्ध एवं विनाश से बचने का एकमात्र रास्ता
निशस्त्रीकरण पर नियंत्रण है? उत्तर सत्य। 11वां 27 जून 2016 को भारत प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण तंत्र MTCR का 35वां पूर्ण सदस्य बना है। उत्तर सत्य। 12वां भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। उत्तर सत्य। 13वां शांति के लिए एकता प्रस्ताव सन 1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित किया गया। उत्तर असत्य। 14वां भारत ने सन 1951 में पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट किया। उत्तर सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न 1, संयुक्त राष्ट्र का संविधान। उत्तर चार्टर। दूसरा, भारत द्वारा निशस्त्रीकरण आयोग की सदस्यता। उत्तर 1 जनवरी 1958। तीसरा, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT। उत्तर सन 1996। चौथा, भारत द्वारा 5 आणविक परीक्षण। उत्तर मई 1998। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र की विचारात्मक इकाई। उत्तर महासभा। छठा, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट। उत्तर 1974। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। उत्तर 15। जोड़ी बनाइए का दूसरा भाग। पहला, कोरिया युद्ध वर्ष। उत्तर सन 1950। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। उत्तर हेग, नीदरलैंड। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति दूत। उत्तर मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान। चौथा, परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि। उत्तर सन 1968। पांचवा, यूनेस्को मुख्यालय। उत्तर पेरिस। छठा, निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना। उत्तर सन 1952। सातवां, भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया? उत्तर पोखरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? उत्तर 24 अक्टूबर 1945। प्रश्न 2, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? उत्तर अंग्रेजी तथा फ्रेंच। प्रश्न 3, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या लिखिए। उत्तर 193। प्रश्न 4, संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा जाता है अथवा संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसे कहा जाता है? उत्तर सुरक्षा परिषद को। प्रश्न 5, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर 5। प्रश्न 6, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम बताइए। उत्तर पुर्तगाल के एंटोनियो गुतरेस। प्रश्न 7, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के नाम लिखिए। उत्तर अब्दुल क्वी अहमद यूसुफ, सोमालिया तथा एक्सियू हनकाई, चीन। प्रश्न 8, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब स्थापित हुआ? उत्तर 7 अप्रैल 1948 को। प्रश्न 9, विश्व व्यापार संगठन के कितने देश सदस्य हैं? उत्तर 164। प्रश्न 10, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था? उत्तर 1 जनवरी 1995 को। प्रश्न 11, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी मंडल में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर 24। प्रश्न 12, विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार भारत को अपने निर्यातकों को कब तक सब्सिडी देना बंद करना होगा? उत्तर 2018। प्रश्न 13, कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दूसरी बार न्यायाधीश नियुक्त किया गया? उत्तर न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। प्रश्न 14, यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक का नाम लिखिए। उत्तर ऑड्रे एजोले, फ्रांस। प्रश्न 15, यूनेस्को ने 2018 के लिए किसे विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है? उत्तर ग्रीस की राजधानी एथेंस को।
प्रश्न 16, वर्तमान में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NCG के कितने देश सदस्य हैं? उत्तर 48। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, किसे किसे विश्व की लघु संसद की उपमा दी जाती है? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र की विचारात्मक इकाई अर्थात महासभा को विश्व की लघु संसद अथवा संसार की नगर सभा की उपमा दी जाती है। प्रश्न 2, संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई सुरक्षा परिषद है। इसे संयुक्त राष्ट्र की कुंजी, विश्व का पुलिसमैन, संयुक्त राष्ट्र की प्रवर्तन भुजा तथा संयुक्त राष्ट्र का हृदय भी कहा जाता है। प्रश्न 3, निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? उत्तर, निशस्त्रीकरण विश्व शांति की स्थापना के लिए परामर्शक है। प्रश्न 4, भारत का संयुक्त राष्ट्र को विश्वव्यापी संगठन बनाने में क्या योगदान है? उत्तर, भारत का सदैव यह प्रयास रहा है कि विश्व के समस्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण करें, जिसमें कि यह संगठन विश्वव्यापी बन सकें। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग कौन से हैं अथवा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों के नाम लिखिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 7 में इसके निम्न 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। पहला, महासभा। दूसरा, सुरक्षा परिषद। तीसरा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा, न्याय परिषद। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। छठा, सचिवालय। प्रश्न 2, संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों को लिखिए अथवा संयुक्त राष्ट्र के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित 4 लक्ष्य हैं। पहला, आगामी पीढ़ियों की युद्ध में से रक्षा करना। दूसरा, मूलभूत मानवाधिकारों, मानवीय गरिमा एवं कार्य तथा महिला पुरुष व राष्ट्रों में विश्वास को मजबूती प्रदान करना। तीसरा, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जिसमें न्याय, समझौते, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों इत्यादि द्वारा उत्तरदायित्वों का पालन किया जा सके। चौथा, सामाजिक प्रगति तथा बेहतर जीवन स्तर को प्रोत्साहित देना। प्रश्न 3, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता हासिल करने हेतु किसी राष्ट्र को किन शर्तों का पालन करना पड़ता है? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता हासिल करने के लिए संबंधित राष्ट्र शांतिप्रिय होना चाहिए तथा उसकी संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों में आस्था होनी चाहिए। इस शर्त के अलावा उसकी सदस्यता का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के न्यूनतम 9 सदस्यों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। उक्त 9 सदस्यों में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक रूप से होनी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी नवीन राष्ट्र को तभी सदस्यता मिल पाती है जब समस्त स्थायी सदस्य इससे सहमत हों। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता तब ही प्राप्त होगी जब सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव को महासभा अपने 2/3 बहुमत से पारित कर दे। प्रश्न 4, संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु कौन कौन सी समितियां हैं? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने कार्य को निम्नलिखित 7 समितियों के माध्यम से क्रियान्वित करती है। पहला, राजनीतिक तथा सुरक्षा समिति। दूसरा, आर्थिक तथा वित्तीय समिति। तीसरा, सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक समिति। चौथा, न्यास समिति। पांचवा, प्रशासकीय तथा बजट समिति। छठा, कानूनी समिति और सातवां, विशेष राजनीतिक समिति। प्रश्न 5, संयुक्त राष्ट्र महासभा से क्या अभिप्राय है? उत्तर, महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की विचारात्मक इकाई है जिसे विश्व की नगर सभा तथा संसार की लघु संसद की उपमा भी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक सदस्य देश महासभा का भी सदस्य होता है, जिन्हें समान मताधिकार दिया गया है। इसके अधिवेशन प्रतिवर्ष कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाता है, जो सामान्यतया सितंबर माह में न्यूयॉर्क में होता है। आवश्यक होने पर विशेष अधिवेशन भी हो सकते हैं। नए सदस्यों को सदस्यता देना, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चयन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति, बजट पारित करना तथा शांति, सुरक्षा एवं सहयोग से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व महासभा को ही प्रदान किया गया है। प्रश्न 6, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? उत्तर,
सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी है जिसे संयुक्त राष्ट्र की कुंजी, विश्व का पुलिसमैन तथा संयुक्त राष्ट्र की प्रवर्तना भुजा इत्यादि की संज्ञा भी दी गई है। इसके 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस तथा रूस हैं। इसके अलावा इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन महासभा द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात किया जाता है। अस्थायी सदस्यों में सामान्यतः 5 अफ्रीकी, एशियाई दोनों देशों से, 2 लैटिन अमेरिका, 2 पश्चिमी यूरोप तथा 1 पूर्वी यूरोप से चुना जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम से सभी देश एक एक माह के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार वीटो प्राप्त होता है। सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य विश्व में शांति की स्थापना करके उसे बनाए रखना है। प्रश्न 7, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उद्देश्य लिखिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के निम्न 4 उद्देश्य हैं। पहला, उच्च जीवन स्तर, पूर्ण रोजगार, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति तथा विकास को प्रोत्साहन देना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के प्रयास करना। तीसरा, संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का मार्ग प्रशस्त करना। चौथा, जाति, लिंग, भाषा तथा धर्म इत्यादि के पक्षपात के बिना मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं हेतु सम्मान विकसित करना। प्रश्न 8, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ के इस 54 सदस्यीय अंग के सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष की समयावधि हेतु महासभा द्वारा किया जाता है। इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। परिषद अपने ही सदस्यों में से किसी एक को 1 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष चुनती है, जो सामान्यतः किसी छोटे राष्ट्र का होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की वर्ष में 2 बैठकें होती हैं, जिनमें एक न्यूयॉर्क तथा दूसरी जेनेवा में होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह अंग आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कर उन पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है तथा तत्संबंधी परामर्श महासभा तथा अन्य संबंधित संस्थाओं को प्रेषित करता है। प्रश्न 9, संयुक्त राष्ट्र संघ न्याय परिषद के मुख्य कार्य लिखिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास परिषद के प्रमुख कार्य निम्नवत हैं। पहला, न्यास क्षेत्रों का प्रशासन करने वाली इकाइयों द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पर विचार करना। दूसरा, न्यास क्षेत्रों के निवासियों द्वारा दिए गए आवेदनों पर प्रशासन करने वाली इकाई द्वारा व्यक्त प्रक्रिया के संदर्भ में विचार विमर्श करना। तीसरा, न्याय क्षेत्रों की यात्रा करना, जो कि प्रशासकीय इकाई के सुझाव द्वारा निर्धारित समय पर की जाती है। चौथा, न्यासधारिता के समझौते में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में अन्य कार्य क्रियान्वित करना। प्रश्न 10, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कार्य लिखिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है। दूसरा, सुरक्षा परिषद का एक अन्य कार्य शांति भंग होने के खतरे को टालना भी है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध में सुरक्षा परिषद जो भी फैसला करती है उसको क्रियान्वित करना उसी का दायित्व है। चौथा, सुरक्षा परिषद शांति एवं सुरक्षा के भंग होने की संभावना पर विवादों की जांच पड़ताल तथा छानबीन करती है। पांचवा, सुरक्षा परिषद जो भी कार्य करती है उसकी योजना बनाना उसी का काम है। प्रश्न 11, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य लिखिए। उत्तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं। पहला, स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कार्य विश्व के देशों को बीमारियों की रोकथाम हेतु जागरूक करना है। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा टीकों एवं औषधियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। तीसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन सार्वजनिक सेवा में सक्रिय लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। चौथा, विश्व स्वास्थ्य संगठन सिर्फ रोगों का उन्मूलन ही नहीं करता बल्कि
उसका ध्येय संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देना है। प्रश्न 12, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान लिखिए। उत्तर, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रबल समर्थक है, अतः वह उसमें पूर्ण आस्था रखता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। हमने प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली तथा उसके संगठन में सहभागिता की है। संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय में लगभग 140 से अधिक भारतीय कार्यरत हैं। भारत ने सदैव यह प्रयास किया है कि विश्व के सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करें। संघ की वर्तमान सदस्य संख्या 193 तक पहुंचाने में भारत का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का तीव्र विरोध किया है। प्रश्न 13, यूनेस्को के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को की स्थापना नवंबर 1946 में हुई, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सांस्कृतिक गतिविधियों की सर्वप्रमुख संस्था है। यूनेस्को का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक के प्रसार तथा राष्ट्रों के बीच बौद्धिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में योगदान देना है। यूनेस्को का गठन 3 अंगों सामान्य सभा, कार्यकारी मंडल तथा सचिवालय द्वारा हुआ है। इसके क्षेत्राधिकार में मुख्यतः 3 विषय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति सम्मिलित है। प्रश्न 14, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हथियारों के नियंत्रण में ही विश्व शांति निहित है। हथियारों के निर्माण में विपुल धनराशि व्यय हो जाती है, जिससे संबंधित देश को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। वर्तमान में परमाणु हथियार की अंधी दौड़ से भी दुनिया के भय एवं आतंकवाद का वातावरण निर्मित हुआ है। अतः विश्व शांति की स्थापना आर्थिक हानि से बचने तथा आणविक हथियारों से बचने का एकमात्र उपाय निशस्त्रीकरण ही है। चूँकि परमाणु परीक्षणों ने पर्यावरण को अत्यधिक दूषित कर दिया है, अतः पर्यावरण की रक्षा हेतु यह परामर्शक है कि निशस्त्रीकरण किया जाए। प्रश्न 15, भारत का निशस्त्रीकरण में क्या योगदान है? उत्तर, भारत निशस्त्रीकरण का प्रबल विरोधी है तथा इसको विश्व शांति के लिए खतरनाक मानता है। 26 जनवरी 1957 को भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में निशस्त्रीकरण के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 1 जनवरी 1958 को हमें निशस्त्रीकरण आयोग का सदस्य बनाया गया। भारत अगस्त 1963 में की गई आणविक शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध विषयक संधि पर पहले हस्ताक्षर करने वाले देशों में से एक है। पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी ने भी निशस्त्रीकरण की नीति का पालन किया। मोरारजी देसाई ने निशस्त्रीकरण के संदर्भ में एक 4 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की थी। राजीव गांधी से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल तक भारत निशस्त्रीकरण पर लगातार बल दे रहा है तथा इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। प्रश्न 16, संयुक्त राष्ट्र संघ की वीटो पावर निषेधाधिकार शक्ति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वीटो का अर्थ निषेधात्मक वोट है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधात्मक मत प्राप्त है। किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा इसका प्रयोग करने पर कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य देश का वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में फैसले हेतु 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान करना परामर्शक होता है। प्रमुख मामलों में भी 9 वोट का निर्णय के पक्ष में पड़ना जरूरी होता है। इसके साथ ही 500 सदस्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। इन 500 सदस्यों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति तथा वीटो निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 17, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन को संक्षेप में समझाइए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग नगर में हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में 75 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में इसके न्यायाधीशों की संख्या 15 है। सुरक्षा परिषद तथा महासभा द्वारा न्यायाधीशों को 9 वर्ष की समयावधि हेतु
चुना जाता है। ये व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ होते हैं। न्यायालय में सभी निर्णय बहुमत के लिए जाते हैं। न्यायालय का कार्य अंग्रेजी एवं फ्रेंच भाषा में किया जाता है। वर्तमान में अब्दुल क्वी यूसुफ सोमाली अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में व्यक्ति नहीं सिर्फ देश ही वादी तथा प्रतिवादी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले खुली अदालत में सुनाए जाते हैं तथा उस पर सभापित एवं रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होते हैं। प्रश्न 18 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समझाइए। उत्तर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसी राष्ट्र द्वारा उसके सम्मुख प्रस्तुत वाद की सुनवाई करता है, यह उसका ऐच्छिक क्षेत्राधिकार है। दूसरा, अनिवार्य क्षेत्राधिकार। अपने इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय संधि के व्यापक तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई प्रश्न उत्पन्न होने की परिस्थिति में अपना फैसला सुनाता है। तीसरा, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, सुधार परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र की अन्य विशिष्ट एजेंसियों को कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देने का क्षेत्राधिकार भी रखता है। प्रश्न 19 विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख अंगों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनों के प्रमुख अंग निम्न प्रकार हैं। पहला, सभा। इसमें समस्त सदस्यों देशों के प्रतिनिधि होते हैं। इनकी प्रतिवर्ष एक बार आवश्यक रूप से बैठक होती है। सभी का प्रमुख कार्य नीति निर्धारण करना है। दूसरा, कार्यकारी मंडल। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी मंडल 24 सदस्यीय होता है। इनका निर्वाचन सभी द्वारा चिकित्सा इत्यादि कार्यों के विशेषज्ञ लोगों द्वारा किया जाता है। इसकी बैठक आवश्यक रूप से प्रति 2 वर्ष बाद होती है। तीसरा, सचिवालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सचिवालय में एक महानिदेशक तथा उसका कर्मचारी वर्ग होता है। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों की देखभाल करता है। इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा में स्थित है। वर्तमान में हांगकांग के डॉक्टर मार्गरेट चान इसको महानिदेशक पद पर आसीन हैं। प्रश्न 20 यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रमों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम निम्नवत हैं। पहला, साक्षरता आंदोलन। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा मानवीय अधिकारों के संबंध में शिक्षण। तीसरा, अनिवार्य शिक्षा तथा शिक्षा मानदंडों को ऊपर उठाना। चौथा, वैज्ञानिक तथा शिक्षा संबंधी विशेषज्ञों को एकत्रित करना। पांचवा, वैज्ञानिकों, कलाकारों तथा शिक्षकों के कार्य को एक किया जाना। तथा छठवां, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना हेतु उत्तम परिस्थितियां उत्पन्न करना। प्रश्न 21 विश्व में शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों में भारत के योगदान पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, अथवा अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में भारतीय योगदान को लिखिए। उत्तर विश्व में शांति स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों में भारत का निम्नलिखित योगदान रहा है। पहला, कोरिया में शांति स्थापना में सहयोग। दूसरा, इंडो चीन की समस्या का समाधान। तीसरा, कांगो में शांति स्थापना का प्रयास। चौथा, मिस्र की समस्या का समाधान। तथा पांचवा, निशस्त्रीकरण के प्रयासों में योगदान। प्रश्न 22 परमाणु अप्रसार संधि की प्रमुख व्यवस्थाएं क्या हैं? उत्तर परमाणु अप्रसार संधि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ के मध्य की गई थी। तो दुनिया के लगभग 150 देश द्वारा इस संधि को हस्ताक्षरित किया गया था। इस संधि की प्रमुख विशेष व्यवस्थाएं निम्नांकित थीं। पहला, संधि में सम्मिलित परमाणु शक्ति संपन्न देश किसी को भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से परमाणु हथियार अथवा परमाणु विस्फोट सामग्री का स्थानांतरण नहीं करेंगे। दूसरा, संधि में सम्मिलित परमाणु शक्ति रहित देश न तो इस शक्ति को किसी से प्राप्त करेंगे तथा न इसमें कोई सहयोग करेंगे। तीसरा, परमाणु शक्ति रहित अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी द्वारा निर्धारित सुरक्षोपयोगी उपाय को स्वीकार करेंगे। चौथा,
संधि को स्वीकार करने वाले देशों के परमाणु संस्थाओं का निरीक्षण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण द्वारा गठित समिति करेगी। प्रश्न 23। भारत के लिए एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता क्यों महत्वपूर्ण है? कोई 4 कारण लिखिए। उत्तर, भारत के लिए एनएसजी की सदस्यता निम्न कारणों की वजह से महत्वपूर्ण है। पहला, भारत को एनएसजी से दवाइयों से लेकर परमाणु रिएक्टरों तक की तकनीक प्राप्त करने में सरलता होगी। दूसरा, एनएसजी में सम्मिलित होने के बाद भारत कानूनी रूप से परमाणु हथियार संपन्न देश बन जाएगा। तीसरा, क्योंकि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के प्रत्येक देश को वीटो अधिकार है, ऐसे में विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। चौथा, भारत धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता घटाना चाहता है तथा स्वच्छ ऊर्जा हेतु परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने की आवश्यकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग लिखते हुए किसी एक को समझाइए। उत्तर, पहला, महासभा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक सदस्य इसका सदस्य होता है। प्रतिवर्ष इसका अधिवेशन अवश्य होता है। आवश्यक होने पर विशेष अधिवेशन भी हो सकते हैं। नए सदस्यों को सदस्यता देना, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चयन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति तथा बजट पारित करना इत्यादि इसके प्रमुख कार्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। दूसरा, सुरक्षा परिषद। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी की संज्ञा दी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा चीन इसके स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन महासभा प्रति 2 वर्ष बाद करती है। इसका प्रमुख कार्य विश्व में शांति की स्थापना करके उसे बनाए रखना है। तीसरा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका गठन महासभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों से होता है। यह विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण संबंधी कार्य करती है। चौथा, न्यास परिषद। यह परिषद उन देशों के प्रबंधन की देखभाल हेतु गठित की गई है जिन्हें द्वितीय युद्ध विश्व युद्ध के पश्चात औपनिवेशिक देशों की से मुक्ति मिली थी, लेकिन जो स्वयं अपना शासन चलाने में सक्षम नहीं थे। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह विश्व के देशों के बीच विवादों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार करता है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय हेग में है। छठा, सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के विविध अंगों को तथा उसके स्वयं के कार्यालयों के रूप में कार्य करता है। महासचिव कार्यालय का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है तथा उसका चयन सुरक्षा परिषद के अनुशासन पर महासभा द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल हैं। प्रश्न 2। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य लिखिए अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए व उसके उद्देश्य समझाइए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। पहला, युद्ध एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अनुकरण करना तथा उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शांति विरोधी तत्वों के निराकरण एवं आक्रामक कृत्यों व शांति के अन्य अतिक्रमणियों के दमन के लिए प्रभावकारी सामूहिक उपाय करना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। यह ऐसे अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का समाधान अथवा समझौता करता है जिनमें विश्व शांति भंग होने का भय है। दूसरा, समानाधिकार एवं आत्मनिर्णय। राष्ट्रों के समान अधिकारों एवं आत्मनिर्णय के आधार पर विश्व के देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास तथा विश्व शांति को सुदृढ़ बनाने हेतु अन्य उपाय करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का ही उद्देश्य है। तीसरा, विभिन्न समस्याओं का समाधान। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अन्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना एवं मानवाधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रता के प्रति सम्मान की भावना का परिवर्धन करना है। चौथा, समन्वय की स्थापना। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तुत विविध राष्ट्रों के क्रियाकलापों में उचित तालमेल बनाए रखने के लिए एक केंद्र की स्थापना करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का ही उद्देश्य है। प्रश्न 3, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 6 आधारभूत सिद्धांत लिखिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख उसके चार्टर के अनुच्छेद 2 में किया गया है, जिन्हें संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, सभी देश एक समान तथा संप्रभुता संपन्न हैं। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी सदस्य राष्ट्र के आंतरिक घरेलू मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश उन उत्तरदायित्वों का पूर्ण निष्ठा से परिपालन करेंगे जो उन्होंने चार्टर के अंतर्गत ग्रहण किए हैं। चौथा, संघ का प्रत्येक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रकार करेगा जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा न्याय किसी भी खतरे में न पड़े। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता छीनने के लिए न तो बल प्रयोग करने की धमकी देंगे, न ही किसी प्रकार की शक्ति प्रयुक्त करेंगे। छठा, संघ चार्टर के प्रतिकूल कार्य करने वाले किसी भी सदस्य देश की सहायता अन्य सदस्य राष्ट्र नहीं करेंगे, लेकिन चार्टर की अधीन की गई संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही में समस्त सदस्य देश सहयोग करेंगे। प्रश्न 4, निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? निशस्त्रीकरण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? अथवा निशस्त्रीकरण के प्रकार लिखिए, अथवा निशस्त्रीकरण के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, निशस्त्रीकरण के अभिप्राय हथियारों की दौड़ समाप्त करने के लिए अथवा शस्त्रों का कम अथवा समाप्त कर देने से है। मार्गेथुओ ने निशस्त्रीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, यह हथियारों की दौड़ समाप्त करने, सभी या कुछ विशेष प्रकार के हथियारों को कम करना अथवा समाप्त करना है। विविडायक के शब्दों में कोई भी नियमन अथवा परिसीमन जिसका संबंध सशक्त शक्तियों से हो उसे निशस्त्रीकरण का उपाय माना जाता है। निशस्त्रीकरण के मुख्यतः निम्न प्रकार होते हैं। पहला, सामान्य निशस्त्रीकरण। इस प्रकार के निशस्त्रीकरण में सभी देश अथवा न्यूनतम समस्त महाशक्तियाँ सहभागी होती हैं। दूसरा, समग्र निशस्त्रीकरण। इस प्रकार के निशस्त्रीकरण के अंतर्गत समस्त प्रकार के हथियारों को पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तीसरा, परिमाणात्मक निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण के इस प्रकार में समस्त अथवा ज़्यादातर अस्त्रों में कटौती की जाती है। चौथा, गुणपरक निशस्त्रीकरण। इसमें कुछ विशेष प्रकार के अस्त्रों, साधारण तथा आक्रामक अस्त्र शस्त्रों में कटौती की जाती है। पांचवा, परंपरागत निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण इस प्रकार में परंपरागत प्राचीन हथियारों पर रोक अथवा प्रतिबंध लगाया जाता है। छठा, परमाणु निशस्त्रीकरण। इसमें परमाणु हथियारों की संख्या में कटौती की जाती है अथवा उन्हें नष्ट किया जाता है। प्रश्न 5, निशस्त्रीकरण की असफलता के 5 कारण लिखिए। उत्तर, निशस्त्रीकरण की असफलता के प्रमुख कारणों का संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, एकशीय निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण की ओर कोई भी कदम उठाया गया तो उसके परिणाम स्वरूप सिर्फ एक पक्षीय निशस्त्रीकरण ही संभव हो सका। उदाहरण प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वार्साय संधि द्वारा जर्मनी का निशस्त्रीकरण तो बलपूर्वक कर दिया गया था, लेकिन वचनबद्ध होने पर भी विजेता देश अपना निशस्त्रीकरण टालते रहे। यदि सुरक्षा के लिए जर्मनी का निशस्त्रीकरण जरूरी था तो उसकी आवश्यकता महायुद्ध के विजेताओं के लिए कम न थी। दूसरा, विभिन्न राष्ट्रों के दृष्टिकोण में मतभेद। इस समस्या के संबंध में विभिन्न राष्ट्रों के दृष्टिकोण में मतभेद हैं। उदाहरणतः
एक समय फ्रांस का कहना था कि निशस्त्रीकरण के पूर्व सुरक्षा की स्थापना अत्यंत आवश्यक है, तो इसके विपरीत इंग्लैंड का कहना था कि शस्त्रास्त्र की उपस्थिति में सुरक्षा का वातावरण कभी संभव नहीं हो सकता। इन मतभेदों की वजह से निशस्त्रीकरण की किसी योजना पर राष्ट्रों का सहमत होना संभव नहीं हो सका। तीसरा, शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपनियों का स्वार्थ। निशस्त्रीकरण से हथियारों का उत्पन्न करने वाली कंपनियों की स्वार्थपूर्ति में बाधा पहुंचती है। दुनिया के सभी देशों में अधिकांश हथियारों का उत्पादन व्यक्तिगत औद्योगिक संस्थाएं द्वारा होता है। निशस्त्रीकरण हो जाने पर इन संस्थाओं को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी, अतः इन संस्थाओं के स्वामी एवं संचालक इन प्रयासों का हमेशा विरोध करते हैं। चौथा, शस्त्रास्त्रों के संबंध में मतभेद। विश्व के विभिन्न देशों में इस बात को लेकर गंभीर मतभेद रहता है कि रक्षात्मक एवं आक्रमणकारी हथियारों के बीच क्या मतभेद है। अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि हथियारों के अंतर्गत सिर्फ युद्धपोत, बंदूकें, टैंक तथा लड़ाकू विमान इत्यादि सम्मिलित हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि आधुनिक युग में युद्ध करने के साधनों को सीमित नहीं किया जा सकता। पांचवा, हथियारों के अनुपात पर असहमति। बड़े देश इस बात पर सहमत नहीं होते कि विभिन्न देशों के पास किस अनुपात हथियार में होना चाहिए। प्रश्न 6, निशस्त्रीकरण के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं, अथवा निशस्त्रीकरण के मार्ग की बाधाओं को लिखते हुए किसी एक को समझाइए। उत्तर, निशस्त्रीकरण के मार्ग की कठिनाइयों एवं बाधाओं को संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, हथियारों के आधुनिकीकरण का मोह। कोई भी देश अपने हथियारों के आधुनिकीकरण का मोह छोड़ने को तैयार नहीं है, अतः स्वाभाविक है कि एक देश के आधुनिकतम हथियारों के प्रति उत्तर में दूसरे देश उससे भी बढ़कर उच्च तकनीक वाले हथियार बनाने की सोचता है। दूसरा, अमेरिका की हथियारों की शक्ति में बढ़ोतरी। कूटनीतिक तथा सैनिक क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की परमाणु शक्ति पूर्व सोवियत संघ से कहीं अधिक है। इसके बावजूद भी वह इसके निर्माण की गति और अधिक बढ़ाना चाहता है। तीसरा, आपसी स्वार्थ। वर्तमान में विश्व का प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय हितों को अनदेखा करके अपने स्वयं के स्वार्थों को पहले देखता है। इसी आधार पर फ्रांस ने परीक्षण प्रतिषेध संधि का समर्थन नहीं किया। चौथा, राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता की भावना। राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता की भावना की वजह से कोई भी देश यह नहीं स्वीकारता कि उसकी निशस्त्रीकरण ने क्रियान्वयन की जांच हेतु कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए। पांचवा, हथियारों की सीमा निर्धारित करने में कठिनाई। निशस्त्रीकरण करते समय देशों के हथियारों का जो अनुपात निर्धारित किया जाता है, उसकी वजह से विभिन्न देशों के बीच परस्पर मनमुटाव एवं अविश्वास की भावना पैदा होती है। अध्याय 24 यहाँ समाप्त हुआ।